और स्वागत है सबका इस नए वीडियो लेक्चर में, यानी अगले भाग में। बिहार बोर्ड का पहला अध्याय था अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसका वर्ड मीनिंग और ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। 3 चीज़ है जो बचा हुआ है, जिसको आज हम लोग समाप्त कर देंगे। 2 या 3 भाग होगा, ख़त्म हो जाएगा। हम बता दिए थे वर्ड फॉर्मेशन तक। अब उसके आगे लिखा हुआ है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। ठीक है, मतलब वर्ड मीनिंग करना है। तो पहला है शब्द अ पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस। तो बहुत महान पवित्रता का कोई इंसान, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, लिखे हैं पहला सेंट। ठीक है, आई यहाँ पर एन टी दिया हुआ है, SAI खुद से लिखना है। तो सबको पता है सेंट यानी साधु यानी संत क्या होते हैं? पवित्रता के बहुत बड़े नाम होते हैं। फिर दूसरा है अनचेस्ट। अनचेस्ट मतलब होता क्या है? तो अनचेस्ट मतलब होता है असली में, देखो यहाँ पर नीचे लिख दिए हम ये भी, अनचेस्ट यानी मिलावटी या असभ्य या अशिष्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पर इसका क्या होगा? इसका होगा वांटन। जो वो अंतिम लाइन बोलती है, कौन बोलता है? तो पद्मा बोलती है कि अगर कोई पुरुष शादी नहीं करता है तो उसको पूजा जाता है, और अगर कोई वही महिला नहीं करती है तो वो उसको चरित्रहीन बोला जाता है, उसको अशिष्ट बोला जाता है, असभ्य बोला जाता है। तो वांटन का मतलब अनचेस्ट भी होता है। फिर तीसरा है ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, मतलब इज्जत के साथ ट्रीट करना, इज्जत के साथ जो भी है बातचीत करना, इज्जत के साथ रहना। इसको क्या बोलते हैं? आप समझ लो पूजा करना ही, इज्जत देना। तो उसको वेनरेटेड, यानी वही ना जो पद्मा बोली थी अभी, पूजा करना, तो वही है वेनरेटेड। वेनरेटेड मतलब पूजा करना या इज्जत देना। फिर चौथा है टू होल्ड एज डियर। टू होल्ड एज डियर, डियर मतलब क्या होता है? डियर मतलब होता है जो अपना सगा संबंधी होता है, प्यारा। ठीक है, तो किसी को प्यारा कहना या प्यारा ही, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चेरिश। चेरिश मतलब संजोना। टू होल्ड एज डियर, किसी प्यार को बनाए रखना, तो क्या होगा? चेरिश, संजोए रखना। पांचवा क्या है? पांचवा है इंडिविजुअलिटी। बताए थे इंडिविजुअलिटी मतलब, ये इंडिविजुअलिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? इंडिविजुअल और उसके बाद जो भी है इटी। तो इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? एक अकेला इंसान। तो एक अकेले इंसान की जो विशिष्टता है, जो विशेषता है, उसको इंडिविजुअलिटी बोलते हैं। तो क्या हो जाता है? जो वही आइडेंटिटी, पहचान ही ना है, या विशिष्टता, विशेषता। फिर यहाँ पर लिखे भी है व्यक्तित्व भी हो जाएगा। फिर अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का क्या अर्थ होता है? तो अनरीजनेबल का अर्थ होता है अनुचित, फालतू है, समझ लो अविवेकपूर्ण या वाहियात। तो क्या होगा? इसका होगा सेंसलेस। तो जब पद्मा की माँ जब पूछती है कि वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तो वही है ये वाला, कि हमेशा अनुचित सवाल क्यों पूछती रहती हो। ये हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले भाग पर चलते हैं। अगला भाग है फ्रेज, D.4। तो फ्रेज होता क्या है? तो फ्रेज कुछ ज़्यादा होता नहीं है। फ्रेज समझ लो सेंटेंस ही जैसा होता है, या सेंटेंस का छोटा भाग है। सेंटेंस का छोटा भाग, परंतु एक बात इसमें होता है कि फ्रेज का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। फ्रेज से तुम चाहो तो अर्थ नहीं निकाल सकते हो। फ्रेज का उपयोग दूसरे शब्दों के साथ करके कुछ नया अर्थ बनाया जा सकता है, परंतु फ्रेज का कोई अपना इंडिपेंडेंट आज़ाद अर्थ नहीं होता है। तो जितना भी ये कुल है 6 है ना, केयर फॉर, इन एनी वे, फॉर इक्वल्स, फॉर वन सेक, व्हाट इफ, अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग। तो
तो 6 का हम यहाँ पर लिख कर रखे हैं। जैसे पहला क्या है, पहला है केयरफुल। तो केयरफुल देखो, केयरफुल का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। देखभाल करना को ही केयरफुल बोलते हैं। और ये सब जितना भी फ्रेज है ये सब दिया हुआ है। अब बाकी का भाग है कि इन फ्रेजेस को अपने सेंटेंसेस में उपयोग कीजिए। तो हम ये नहीं करने वाले, हम इतना बता दे रहे हैं। अब हिंदी में भी कर सकते हो तुम। देखभाल करना अंग्रेजी में ही लिखना है, परंतु पहले भी हम बोले कि हम लोगों को यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो सीखने में उतना ज़्यादा नहीं है पहले तो, अब पहले तो हो सकता है कि हिंदी में ही कर लो, तो देखभाल करना भी हो जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है फॉर वंस सेक। फॉर वंस सेक मतलब यह तुम्हारे लिए या तुम्हारे खातिर। मतलब भैया तुम्हारे ना आदमी बोलता है देखो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, वरना मेरा मन नहीं था ही करने का, तो तुम्हारे खाके। जैसे जब पद्मा की माँ बोलती है थी वो किसके लिए बचाते हैं पैसा, बाबूजी किसके लिए बचाते हैं, तुम्हारे लिए ही तो बचाते हैं, तुम्हारे खातिर ही तो बचाते हैं। फिर तीसरा है इन एनी वे। इन एनी वे मतलब तुम लोग भी जान रहा होगा आराम से कि किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार, किसी भी प्रकार या किसी भी तरह, ठीक है। हम बोल इसका भी उपयोग हो सकता है ऐसे कि किसी भी प्रकार से आज हमको यह पाठ समाप्त करना है। आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन एनी वे। यही हो गया, एक तो देखो सेंटेंस बन गया। ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग। फिर चौथा है व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ मतलब क्या हो अगर, क्या हो अगर या क्या होगा, है ना। व्हाट इफ़ क्या हो अगर अभी यह न्यूज़ आ जाए कि 10वां क्लास का परीक्षा नहीं होगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है, परंतु व्हाट इफ द न्यूज़ कम्स दैट क्लास 10 विल नॉट हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, दे विल बी प्रमोटेड। हो गया। और भी बहुत सारे हैं। व्हाट इफ यू सी द गॉड। क्या हो अगर तुम्हें भगवान दिख जाए। ऐसे ही बहुत सारे बना सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर पांचवा है फॉर इक्वल्स। फॉर इक्वल्स मतलब बराबरों के लिए, बराबर के लिए। तो फॉर इक्वल्स जो वो बात करती है पद्मा अधिकारों की, तो उसके पिताजी बोलते हैं राइट आर फॉर इक्वल्स, मतलब जो अधिकार हैं वो बराबर वालों के लिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर, फॉर इक्वल्स। इसका क्या हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा एक ठो कि राइट आर फॉर इक्वल्स, मतलब अधिकार सबके लिए समान होते हैं। हो गया, बन गया एक सेंटेंस। फिर अंतिम है अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब होता है मोल भाव, सौदेबाजी एक तरफ से। मतलब मोल भाव सब समझता है। तुम बोल रहे हो 50 रुपये में देंगे, हम बोल रहे हैं 40 में दे दो ना, दे दो ना, वही तो समझ रहे होंगे। तो जो वहाँ पर जब पद्मा पूछती है कि वाई इज होम ऑलवेज कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, मतलब ऐसा कि है कि घर को सब मोल भाव का जगह समझ सकता है। मतलब कुछ अधिकार देंगे या कुछ नहीं देंगे, ये कुल क्या मतलब है, समझ गया होगा सब कुछ। तो इसका क्या बन सकता है कि बाजार सौदेबाजी की जगह है, बाजार मोल भाव की जगह है, तो मार्केट इज अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, ठीक है। इतना फ्रेज समझ गए हैं। अब अगला भाग ई पर है। ई है ग्रामर, व्याकरण। ग्रामर देखते हैं। अब ग्रामर में यहाँ पर इन्फिनिटिव्स की बात की गई है। तो यहाँ पर हमारे पास, हम लोग के पास दो रास्ता है। या तो हम लोग जो पाठ है उसमें से इन्फिनिटिव पढ़े, या तो अन्य जो पुस्तक दिया रहता है जैसे ऑक्सफोर्ड का ग्रामर है या और भी अलग जगह से, उसको ग्रामर के लिए पढ़ें। तो हम जो पाठ हैं इसी से पढ़ाते हैं, क्या कि इससे ही काम चल जाएगा। ज़्यादा उतना करने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, लिखा हुआ है यहाँ पर स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। हम लोग पढ़े हुए थे इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्ट टू लव। तो प्यार बांटने के लिए दिल की ज़रूरत होती है।
दूसरा, आस्क हिम वट एवर यू वॉन्ट टू नो। जब पद्मा की माँ बोलती है कि लो तुम्हारे पिताजी आ गए, तुम्हारे पापा आ गए, अब जो इनसे पूछना है पूछ लो। तीसरा, ओवर हियर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। यहाँ पर महिलाओं को प्रश्न पूछने के अधिकार नहीं है। ठीक है, तीनों में। अब आगे, इन द अबव सेंटेंसेस टू बेस्टो एंड टू नो आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि इसमें टू है ना, यहाँ पर टू आया है, फिर बेस्टो यानी प्रदान करना, फिर यहाँ पर टू नो, फिर ऐसे यहाँ पर टू आस्क। तो यहाँ पर जो भी है, टू बेस्टो, टू नो, टू आस्क, ये इनको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है इन्फिनिटिव्स। ठीक है, ठीक है, इतना हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं हम सब। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा भी लिख कर रखे हैं, वो भी समझा देंगे, पहले इतना समझ जाए। देखिए, when the first form of any verb is preceded by the infinitive particle, दिख रहा होगा, to this combination is called an infinitive। तो जब भी when the first form of any verb के बहुत सारे फॉर्म होता है, जैसे में क्या है, जैसे में सिंपल देखो, ये क्या है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्ले हो गया, खेलना, एक्ट हो जाता है, प्लेज हो जाता है, जब ही सी प्रयोग हुआ तब। फिर उसके बाद प्लेइंग हो जाता है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो बदलते जाता है, जैसे जैसा ज़रूरत होगा, जैसे टेंस होगा, जो भी काल होगा, जैसा बनाना है सेंटेंस, भूतकाल में तो अलग, या जो भी है, तो उसके हिसाब से अपना बदल देंगे हम लोग। प्लेड हो जाता है, वर्ब 3 सबको पता है, वो परफेक्ट टेंस के साथ लगता है। तो 3-4 या 5 ठो टोटल वर्ब फॉर्म होता है। ठीक है, इतना सब कोई समझ गया होगा। तो जब भी किसी भी वर्ब का पहला फॉर्म, व्हेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल सा, जो कि प्रेजेंट टेंस होता है, इज प्रीसीडेड बाय द इन्फिनिटिव पार्टिकल टू। तो ये जो टू होता है, कोई ये टू है, इस टू को इन्फिनिटिव पार्टिकल बोला जाता है। कुछ है नहीं इन्फिनिटिव, बस कुछ नाम देना है ना। तो इस टू, मान लो जैसे टू बेस्टो को पूरा इन्फिनिटिव बोला गया है, टू बेस्टो। तो बेस्टो को शब्द है, टू सब में रहेगा, या कहीं कहीं नहीं भी रहे, उसको भी देखेंगे। तो इस टू को बोला जाता है इन्फिनिटिव पार्टिकल, मतलब जो इन्फिनिटिव है उसका भाग है, उसका पार्टिकल है। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन इन्फिनिटिव। तो जब भी किसी भी वर्ब का पहला फॉर्म, जैसे में प्ले, टू प्ले, तो जब भी उस प्ले के आगे टू लग जाएगा, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया इन्फिनिटिव बन गया है, इन्फिनिटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे में टू गो, टू कम, टू बाई। ठीक है, एंड इन्फिनिटिव इज अ काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर शब्द है नॉन फाइनाइट, तो वो समझाने से पहले हम समझा देते हैं कि डायरेक्ट ऐसे समझ नहीं आएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो देखिए, वर्ब जो है अलग अलग तरह से बांटा जाता है, उनमें से एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर देखिए, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सीमित। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाता है, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। कैसे, देखो एग्जाम्पल में, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मान लो कि वहीं ही के साथ प्रयोग हुआ, ही के साथ, तो क्या हो जाएगा, मान लो इसके यहाँ पे एक और होता है, आई वॉन्टेड टू गो। इस पहले वाले में या तीसरे वाले में, इस सेंटेंस में, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि पहला वाला में टेंस प्रेजेंट टेंस था और इसमें वाला में पास्ट टेंस। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था, तो टेंस बदला है ना। तो जैसे टेंस बदला
वैसे ही वर्ब का ये जो वर्ब है वांट है ना वर्ब, ये वांट भी बदल जाए, किस में बदल दिया, इसमें बदल दिया, वांटेड में बदल दिया। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही जब सब्जेक्ट बदले, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें करने वाला कौन है, आई है, हम है करने वाले। तो जैसे ही आई ही में बदला, वांट क्या हो गया, वांट्स हो गया, है कि नहीं। देखो जैसे ही सब्जेक्ट बदला बदल गया वर्ब, वांटेड, वांट से वांटेड हो गया। जैसे ही टेंस भी बदला, सॉरी जब टेंस बदला था तो वांटेड हो गया था, वैसे ही सब्जेक्ट बदला, जब करने वाला बदला तो वांट्स हो गया। या कभी कभी दोनों बदल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई जो जब ये टेंस के साथ बदल लेता तब ही, इतना ही है। मतलब सब्जेक्ट और टेंस के साथ जब वर्ब का जो रूप होता है वो बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब नाम से भी समझ में आ रहा है, फाइनाइट मतलब होता है सीमित। नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है, यही सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने आप को नहीं बदले, है ना जी। जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं कि बाहरी परिस्थितियों से अछूता रहना, तो वही है नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब नहीं है भैया कि सब्जेक्ट क्या है, टेंस क्या है, ये अपने रंग में रहता है और ये परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। जैसे में देखो सेम एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू ईट, ही वॉन्ट्स टू ईट, शी वॉन्टेड टू ईट। यहाँ पर ये जो ईट है, ईट टू ईट, ये टू ईट कहीं बदल रहा है। अब बोलोगे कि यार ईट तो हम सुने हैं कि ईट होता है भोजन करना, ईट होता है वर्ब, टू ईट क्या है, टू ईट इन्फिनिटिव है, बताया चुके हैं। तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में ये जो वर्ब का जो रूप है वो नहीं बदलता है। देखो बदला है कहीं, आई का ही हो गया है, ही का सी हो गया है, पर टू ईट नहीं बदला है। वांट का वांट्स हो गया है, वांट्स का वांटेड हो गया है, परंतु टू ईट नहीं बदला है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आई वांट टू रीड, और भी बहुत सारे, मतलब कोई अभी देखेंगे बहुत सारा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो दिया था कि इन्फिनिटिव इज अ काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो समझ में आ गया होगा। मतलब ये इन्फिनिटिव जो है ये टू आस्क, टू नो, ये सब बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा, ये सब नहीं बदलने वाला है। क्यों नहीं बदलने वाला है, क्योंकि नॉन फाइनाइट फॉर्म है। तो नॉन फाइनाइट जो होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये तीन प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव्स, जीरंड, पार्टिसिपल। तो जीरंड और पार्टिसिपल नहीं पढ़ना है, इन्फिनिटिव ही पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा दिया गया है उपयोग कि कहाँ कहाँ इन्फिनिटिव होते हैं। तो देखो पहला है कि एन इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो सब्जेक्ट सबको पता है, जो करने वाला होता है उसको ही सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एक इन्फिनिटिव मतलब क्या है, इन्फिनिटिव है टू प्लस वर्ब वन, टू प्लस वर्ब वन। तो टू प्लस वर्ब वन को हम लोग सब्जेक्ट की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, इसका कहना यही है। जैसे में था ना उसमें राम इट्स मैंगो, तो इसमें राम क्या है, राम है करता यानी सब्जेक्ट, मैंगो है क्या, मैंगो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इट्स क्या है, वर्ब है, कर्ता क्या है, राम, कर्म कौन है, कर्म क्या होता है, जिसका कर्म होता है जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़े। तो राम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है। ठीक है, आई रीड इंग्लिश, तो ये वही हो जाए इसमें, आई सब्जेक्ट, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, रीड वर्ब। तो टू, जैसे मैं पहला एग्जांपल दिया हुआ है, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। सबको पता है तैरना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो देखो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर इसको अगर तुम शाब्दिक अर्थ में करो तब क्या होगा कि स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। पर स्विम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, स्विम का पता है तैरना, पर टू स्विम यानी तैरना, तैरना ही होगा, परंतु टू स्विम सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और यही सही भी है। फिर दूसरा है टू स्टील इज अ क्राइम, चोरी करना पाप है, चोरी करना वैधानिक नहीं है।
टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर देखो टू स्विम यानी तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तैरना क्या हुआ, तैरना यहाँ पर सब्जेक्ट है, तैरना यहाँ पर एक कर्ता वाला भाव है। इसे तीसरा टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर टहलना क्या है, टहलना सब्जेक्ट है। तो हम लोग इन्फिनिटिव्स को किसके तरह उपयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी, ठीक है। दूसरा इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बता चुके हैं जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़े। क्या एग्जाम्पल, वी ईट टू लिव, हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तो हम लोग को क्या हो जाए, हम लोग वी हो जाए इसमें सब्जेक्ट, ईट वर्ब, टू लिव क्या है, टू लिव यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। हम लोग जीने के लिए, किसके लिए, जीने के लिए खाते हैं। ही गेव मी अ बुक टू रीड, उसने मुझे पढ़ने के लिए एक पुस्तक दी। तो टू रीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए। ही का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, टू रीड पे, भैया पढ़ रहे हैं, टू रीड। ही गेव मी गेव क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, मी अ बुक टू रीड। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है, समझ रहे होंगे। तीसरा ही वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, वह बाजार गया, वह सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया। तो यहाँ पर है टू बाई, किसके लिए बाजार गया, खरीदने के लिए बाजार गया, टू बाई वेजिटेबल्स। ये तो अदर वर्ड्स में आ जाता है, ठीक है। टू बाई है, समझ रहे होगा इतना सब कुछ। मतलब इन्फिनिटिव्स को हम लोग क्या देखें, इन्फिनिटिव्स को हम लोग सब्जेक्ट की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है कि इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन। एडजेक्टिव का परिभाषा, विशेषण का परिभाषा क्या होता है, कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। विशेषण शब्द किससे बना है, विशेषता से। तो एडजेक्टिव का क्या होता है, एडजेक्टिव सिंपल, जो कोई चीज का विशेषता बताए। जैसे मैं गुड, बैड, अच्छा, बुरा, टॉल, शॉर्ट, है ना। जैसे हम बोलते हैं ही इज शॉर्ट, ही इज शॉर्ट, वह छोटा है, ही इज शॉर्ट। तो ही क्या यहाँ पर कोई विशेषता बताया जा रहा है ना, किसी को बताया जा रहा है ये शॉर्ट, ही वह छोटा है। तो शॉर्ट क्या है, शॉर्ट उसका कोई विशेषता है, किसका, ही का। ऐसे ही बहुत सारा है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज वेरी टॉल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है बहुत ऊंची है भाई। तो क्या हो जाए, वेरी टॉल, यहाँ पर क्या है, टॉल क्या है, टॉल है कि बहुत ज्यादा। विशेषता बतलाया जा रहा है किसका, उस स्टैचू का। तो जब भी विशेषता बतलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि एडजेक्टिव। तो देखो, आई हैव अ स्टिक टू वॉक ऑन, मेरे पास एक छड़ी है जिससे हम चलते हैं, मतलब मेरे पास चलने वाली एक छड़ी है। तो चलने वाली एक छड़ी है, टू, आई हैव अ स्टिक टू वॉक ऑन, मेरे पास एक छड़ी है जिससे हम चलते हैं। यहाँ पर टू वॉक किसका विशेषता बतलाया जा रहा है, इस स्टिक का विशेषता बतला रहा है। मतलब भैया एक छड़ी है जिससे हम चल सकते हैं। तो चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, ये कौन सा बता है, तो ये टू वॉक ही बतला रहा है। मान लो यहीं पर आता है छड़ी तो है परंतु टूटा हुआ है, तो वो भी एक विशेषता होता, ठीक है। दूसरा, शी हैज नो पेन टू राइट विद, उसके पास कोई कलम नहीं है लिखने के लिए। टू यहाँ पर है टू राइट, टू राइट क्या हो गया, तो लिखने के लिए कलम नहीं है। तो एक कलम तो है परंतु उस कलम की कोई कुछ विशेषता बतलाया जा रहा है। तो भैया सॉरी, उस कलम का कुछ विशेषता बतलाया जा रहा है कि भैया उस पास कोई कलम नहीं है लिखने के लिए। तीसरा, आई हैव नो मनी टू बाई अ कार, मेरे पास कार खरीदने के कोई पैसे नहीं है। तो यहाँ पर टू बाई भी बतला रहा है एक मनी का क्या विशेषता, भैया पैसा नहीं है, पैसा रहता तो खरीद लिए होते हैं। फिर चौथा है, इट मे बी यूज्ड एज एन एडवर्ब टू क्वालिफाई द वर्ब ऑन एन एडजेक्टिव।
तो एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है? एडवर्ब क्या मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो जो किसी वर्ब की या दूसरे एडजेक्टिव का या दूसरे एडवर्ब की भी जो क्वालिफाई करता है, जो विशेषता बतलाता है। जैसे में हम लिखते हैं यहाँ पर अगर कि ही रन स्लोली, इसका क्या होता है? तो वह धीरे धीरे दौड़ता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे कुछ विशेषता बतलाया जा रहा है ना, इस रन के बारे में बतलाया जा रहा है कि देखो यहाँ पर ही के बारे में बतलाया जा रहा था, पर यहाँ पे रन के बारे में, मतलब वो दौड़ता तो है परंतु धीरे धीरे। तो बहुत सारे एडजेक्टिव बहुत सारे मिले, जैसे में ही सिट्स क्वाइटली, वह शांत बैठता है। तो बैठना तो है ठीक है, परंतु शांति के साथ बैठना, वो उसका कुछ विशेषता बतला रहा है, बैठने की क्रिया का विशेषता बतला रहा है। तो एक एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे मैं देखो द स्टूडेंट्स डू हार्ड वर्क, पहले ही समझ लेते हैं। इंग्लिश इज ईजी टू लर्न, अंग्रेजी सीखने के लिए आसान है। तो यहाँ पर टू लर्न इसके लिए कैसे उपयोग हुआ है? तो एडवर्ब की तरह उपयोग हुआ है। ईजी क्या है? ईजी है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। आसान है किसके लिए? सीखने के लिए। ऐसे यहाँ पे द स्टूडेंट्स डू हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं परीक्षा को पास करने के लिए, बच्चे परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर है टू पास, मतलब पास करना। ये किससे बतला जा रहा है? भैया वर्ड हा किसके लिए करते हैं? तो पास करने के लिए परीक्षा को। ठीक है, अब इतना यूज बता दिए। जो ऑक्सफोर्ड ग्रामर है उसमें तो बहुत अच्छा तरह से दिया हुआ है, तो हम उससे अगर पढ़ाते हैं हम तो बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। तो इतना ही समझ लो कि 4 टोका कैसे रिक्शा कि भैया सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है ये, और चौथा में एडवर्ब की तरह भी। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी दूसरे एडजेक्टिव या दूसरे वर्ब या दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, क्वालिफाई करता है, विशेषता बतलाता है। समझो एकदम विशेषता। कोई जैसे बताया ना, यहाँ पे ही रन्स स्लोली, ही रन्स फास्ट, तो वो भी क्या हो जाए? वो भी विशेषता है रनिंग का, है कि नहीं? ऐसे ही एडजेक्टिव क्या है? किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। शॉर्ट, टॉल, बैड, गुड है, ये कल एडजेक्टिव है। उसके बाद सब्जेक्ट बता चुके हैं, ऑब्जेक्ट बता चुके हैं। तो यही 4 ठो दिया हुआ है। अब अगले भाग में हम लोग काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव्स पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप के होते हैं, और उसके बाद जो अंत वाला जो है ये ट्रांसलेशन और एक एक्टिविटी। ट्रांसलेशन और एक्टिविटी यही मेन है। तो ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग इन्फिनेटिव थोड़ा बहुत तो समझना ही पड़ेगा। समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु ऊपर ऊपर जितना काम है उतना कर लेंगे। धन्यवाद, अगले भाग में मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।